कार्बन डेटिंग हमारे स्टूडेंट का एक डाउट है। पीछे कई सारे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस पर चर्चा हुई, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने अपना दावा उस पर रखा और ये बात हुई कि कार्बन डेटिंग करने की अनुमति दी जाए ताकि पता लगाया जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना पुराना है। ओके, तो मतलब हम अपनी एक दूसरे की उम्र तो जानते हैं क्योंकि हमारे पास बेस में एक कंपैरेटिव स्केल है जिसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि हमारा समय कितना पुराना हो गया, हम कितनी देर के हैं। क्योंकि हमारी फैमिली में से कोई ना कोई है बताने वाला, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड किए जाते हैं, है ना। कोई बताने वाला ना हो तो कैसे पता लगाया जाए। आप ही देख लीजिए, आपके घरों में कई मेड काम करती होंगी, उन्हें अपनी बर्थ डेट नहीं पता। अक्सर आप उनसे पूछेंगे कि जन्म तारीख क्या है, वर्ष क्या, तो क्या बताते हैं, होलियों में जन्म हुआ था, दिवालियों में हुआ था, नवरात्रों के आसपास हुआ था। आप इससे कंक्लूड नहीं कर पाते, तो ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाते। अपने भाई बहनों को कंपैरेटिवली बता देते हैं, वो सबसे बड़ा है, हम उससे तीसरे नंबर पे आते हैं, उसके बच्चे इतने इतने बड़े हो गए, अब उस हिसाब से हमारा इतना होगा। मतलब कोई चाहिए जिसके मुकाबले में हम कुछ बता पाएँ कि उम्र कितनी है। ऐसे ही यूनिट काम करते हैं, मेजरिंग स्केल ऐसे ही काम करता है। 1 किलो का बट्टा इधर चढ़ाते हो तो ही इतने सारे आलू इधर चढ़ते हैं। अब चलो, ये तो बातें हैं जो आँखों के सामने दिख रही हैं, बोल सकते हैं आप, कोई बताने को है उम्र, कोई बताने को है कि ये इसका बर्थ सर्टिफिकेट है। ऐसी तमाम चीज़ें जो आप बोल नहीं सकती, खुद से बता नहीं सकती कि हम कब जन्मे थे, हम कब ज़िंदा थे, उनकी उम्रें कैसे पता लगाई जाए। ये पहला क्वेश्चन है। पर उम्रें पता लगाई जाती हैं। ये पता लगाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कार्बन डेटिंग के हिसाब से डेट लगभग आज से 4200 साल पुरानी आ रही है। ऐसा बताया जाता है कि कोई 4200 साल कहता है, कोई 4300 साल कहता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई मेथड तो है कि बहुत पुरानी चीज़ों की आयु भी पता लगाई जा सकती है, एज पता लगाई जा सकती है। कैसे पता लगाई जा सकती है, तो उसके लिए एक मेथड है कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग अपने आप में एक मेथड है, एक टेक्निक है। इसको समझते हैं बहुत आसान लैंग्वेज में, आपके दिमाग में इसे बस बैठाना है। जहाँ पे टेक्निकलिटी इस लेवल पे जाने लगे कि हमें लगे हम सब्जेक्ट मैटर से भटक जाएंगे, वहाँ पे टेक्निकलिटी को छोड़ देंगे, हम अपने मैटर के साथ अलाइन करेंगे। ओके, कार्बन डेटिंग में वर्ड कार्बन आ रहा है, हमें पता लगानी है एज। वर्ड आ रहा है कार्बन। कार्बन के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, कार्बन हमारी अर्थ की क्रस्ट में एक बहुत ही मीगर अमाउंट में पाया जाता है। इट इज़ समवेयर अराउंड 0.02% ओनली। और कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में भी बड़ी मीगर अमाउंट में पाया जाता है, ओनली 0.03%। लेकिन इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप कि इसकी इम्पोर्टेंस कम है। ये पाया तो बहुत ही मीगर अमाउंट में जाता है अर्थ की क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, लेकिन जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उन एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने भी कंपाउंड हैं, उन कंपाउंडों को सबको जोड़ भी दूंगा ना, तो कार्बन जो कंपाउंड बनाता है, उन कंपाउंडों का नंबर इसके कंपाउंडों के सामने कुछ भी नहीं होगा। तो इसकी प्रेजेंस तो बड़ी कम है, अकरेंस बड़ी कम है, और क्रस्ट में 0.02%, एटमॉस्फेयर में 0.03%, लेकिन ये बहुत वर्सेटाइल है। आप सुबह से रात तक हर चीज़ के माध्यम से कार्बन ही को यूज़ कर रहे हो, या तो उसकी एलिमेंटल स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में, जिसे कंपाउंड कहते हैं। आप गाड़ियों में आए, आपने डीजल या पेट्रोल यूटिलाइज़ किया या सीएनजी यूटिलाइज़ किया, या फिर आपने अपने घर में खाना बनाते समय एलपीजी, इनमें से कोई भी फ्यूल यूज़ किया, आपने हाइड्रोकार्बन नाम के कंपाउंड्स यूज़ किए, उनमें कार्बन था। आपने चौक का इस्तेमाल किया, आपने कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया, उसमें कार्बन था। आपने ग्लूकोज लिया, तो शुगर लिया, तो उसमें भी कार्बन था। तमाम चीज़ें सुबह से रात तक आप कुछ भी ले लेना, कार्बन ही कार्बन है आपके आसपास। या तो कार्बन एलिमेंटल स्टेट में है या फिर कार्बन कंबाइंड स्टेट में है। ओके, पेंसिलों के सिक्के से लेकर के, जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, जो कि कार्बन के एलिमेंटल स्टेट में होने का एक नमूना है, डायमंड जो कि कार्बन के एलिमेंटल स्टेट में होने का एक नमूना है। ओके, आप चाहे इनकी बात कर लें या फिर मैंने अभी आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक कंपाउंड है, एक कंबाइंड स्टेट में कार्बन है। कार्बन इतने कंपाउंड क्यों बना लेता है? कार्बन इतना वर्सेटाइल
क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। उसका कारण है कार्बन की वैलेंसी। वैलेंसी छोटा सा शब्द है, बहुत छोटे तरीके से समझिए। देखिए, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कार्बन, ये एक एलिमेंट है। हम अगर इसके एटम की बात करें तो हम कार्बन एटम की बात करें तो एटम क्या होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो एलिमेंट कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या है? देखिए, एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब यह है कि कार्बन के एटम में कितने प्रोटॉन हैं। कार्बन के एटम में प्रोटॉन हैं 6, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए 6। सो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, इसलिए सभी एटम्स में ये होता है। इसलिए एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो गया। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई? प्रोटॉन से रिप्रेजेंट होता है एटॉमिक नंबर। इतनी बात समझ में आई? अब प्रोटॉन के साथ जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन होंगे। ओके, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके ही एक एटम को उसका मास प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसे कैलकुलेट नहीं करते। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या गिन ले तो 12 है, तो वो मास नंबर है। तो 6 एटॉमिक नंबर हो गया, जो कि किसी भी एटम को उसके प्रोटॉन से मिलता है। अब्दुल, किसी भी एटम को एटॉमिक नंबर कहाँ से मिलता है? उसके प्रोटॉन से। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के साथ उतने ही सपोज कीजिए अगर न्यूट्रॉन है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, पर अभी समझा रहा हूँ, उसके आगे ही अगली चीज़ समझाऊँगा। तो इन दोनों को जोड़ करके क्रिएट होता है मास। तो मास नंबर, तो 6 प्रोटॉन थे प्लस 6 न्यूट्रॉन 12, तो मास नंबर यहाँ पे 12 हो गया, एटॉमिक नंबर 6 हो गया। ओके, ये चीज़ हमें समझ के चलनी है अभी। अब बात ये है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, क्यों हम इलेक्ट्रॉन्स की ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, जो किसी भी एटम का न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे तोड़ पाना बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल होता है। ख़ास परिस्थितियों में ये टूटता है। इसकी वजह से ये तो हिलने से रहा, तो फिर धरती पे चीज़ें बनती कैसे हैं, एग्जिस्टेंस में कैसे आती हैं? कार्बन और ऑक्सीजन कैसे मिले होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना? कुछ तो होना चाहिए जिसकी वजह से हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो इट इज़ CO2, यानी कि कार्बन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़े हुए हैं। कोई तो कॉन्सेप्ट होगा जिसके बेसिस पे जुड़े हैं, सोचने वाली बात है। तो इसके जुड़े होने के पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है, ऐसी बहुत सी और चीज़ें बनती हैं जिसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। इनकी मदद से तमाम तरह के बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने और इलेक्ट्रॉन गेन करने से इलेक्ट्रोवेलेंट यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड है CO2। H2O भी कोवेलेंट बॉन्ड है, आपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। बस इतना थोड़ा ध्यान में रखना, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको आगे का कंसेप्ट समझ आए कि एक्चुअली में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, ये भागीदारी नहीं ले रहे हैं रिश्ते बनाने में। रिश्ते बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप में जुड़ाव हो। एक दूसरे से जुड़ने के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। ओके, तो अब अल्टीमेटली हम देखें कि इलेक्ट्रॉन ही जुड़ने के लिए कंट्रीब्यूट क्यों करते हैं। ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा
कि कार्बन की या किसी भी और एलिमेंट की जुड़ने की टेंडेंसी कितनी है। जुड़ने की टेंडेंसी मतलब यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी, और ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को आप समझ लीजिए कि जैसे कि जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा रिएक्टिविटी, तो हमें जानना ज़रूरी है कि कितनी क्रिया करता है एक एटम, कितना का रिएक्टिव है, वो कितना का कंबाइन होना चाहता है। नेचुरली उसे समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करें, और इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करें कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे हैं। उसके लिए हम समझते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड है तो वर्ड इज़ इलेक्ट्रॉनिक, और उनका अरेंजमेंट कैसा है तो वर्ड इज़ कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक फिक्स्ड पैटर्न रहता है, वो पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि कार्बन एज एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर इज़ 6, तो फिर कार्बन 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये पहला शेल है, इट्स अ फर्स्ट शेल, एनर्जी शेल या ऑर्बिट कह लीजिए, शेल के रूप में जानिए। अब इसमें पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये रूल है। तो सपोज़ कीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता था और 2 इसने कैरी कर लिए। अब नेचुरली दूसरा शेल एग्जिस्टेंस में आएगा। दूसरे शेल का नियम यह है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुए पहले वाले में तो ये कंप्लीट है, जितनी कैपेसिटी थी उतने हैं। दूसरे में अगर 8 होने चाहिए, अगर 8 हैं तो वो अपनी कैपेसिटी के बराबर खड़ा है, मतलब वो ऑक्टेट स्टेट अचीव कर गया। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन 8 मने ऑक्टेट होने चाहिए थे, हो गया। मतलब अब वो संतुष्ट है, जीवन में संतोष है, वो स्टेबल हो जाएगा, वो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर जाएगा जो नोबल गैस की होती है। इट इज़ स्टेबल नाउ, नोबल। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, अब किसी से लेना देना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में कुछ कोई असंतुष्टि नहीं, ओके। लेकिन अब सही मायने में तो कार्बन एज एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 6 मने प्रोटॉन 6 मने इलेक्ट्रॉन भी 6, और 2 हमने एडजस्ट कर दिए पहले शेल में, तो बाकी बचे 4। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दे दिए, पर ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये तो असंतुष्ट सा जीवन है इसका। देखो मनुष्य की तरह, मनुष्य एटमों ही से बना है, मनुष्य की तरह संतोष संतुष्टि कैसे एटॉमिक लेवल पर काम कर रही है। और आप मानते हैं कि संतोष और संतुष्टि फिलॉसफिकल टर्म्स हैं। संपूर्णता हर कोई चाहता है, वो ये मानता है कि जिस चीज़ का वो अधिकारी है उसे वो प्राप्त होना चाहिए। जैसे सेकंड शेल ये मानता है कि वो अधिकारी है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, उसे वो मिलने ही चाहिए। अब वो कैसे मिलेंगे वो उसकी व्यवस्था कर लेगा। और आप ये कहते हैं कि ये एटम और ये सब चीज़ें शायद दिमाग ना चलाती हों, ये बहुत दिमाग चलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा हम आम रूप में सोच के चल रहे हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी को दे दे तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसे पता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, उसका रीज़न है। इसे स्टेबल होना ही क्यों है? स्टेबल होने का मतलब ये है कि एनर्जी स्टेबल है, एनर्जी स्टेबल है। लेकिन मान लीजिए ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, तो फिर ये कैसा एटम होगा? ये एक ऐसा एटम होगा जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ 6 पॉजिटिव चार्ज हैं, 6 प्रोटॉन हैं, और जिसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। एक 6 पॉजिटिव चार्ज वाला एटम जिसके न्यूक्लियस में 6 चार्ज हैं पॉजिटिव, वो 10 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेगा। इट इज़ नॉट स्टेबल। तो ये स्टेबल तो हुआ ही नहीं, ये अरेंजमेंट वर्क नहीं करेगा। सेकंड, न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि बाउंड किए हुए हैं इवन सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी, और आप चाहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा दें, तो न्यूक्लियस में रह जाएगा 6 पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में रह जाएगा सिर्फ 2 नेगेटिव चार्ज। आप 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने जाएंगे, बेअंत एनर्जी लगेगी, ये भी संभव नहीं, ये नहीं करा सकते आप, और ये हो भी जाएगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसका बहुत खूबसूरत तरीका ढूंढा है कार्बन ने। वो कहता है ना तो डोनेट करेंगे ना गेन करेंगे, शेयर करेंगे। आपने पूछा कि ये कैसे शेयर कैसे करेगा,
ये कौन सा खेल है? तो बहुत आसानी से खेलता है ये खेल। इसी के जैसे एक अतिरिक्त और एलिमेंट की बात करते हैं, ये भी अतिरिक्त रहता है। वो कौन है? दैट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 1 है, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर प्रोटॉन 1 है, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर होने तो 2 चाहिए थे। ये भी अतिरिक्त है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये सेट हो जाएगा, ये हीलियम के बराबर की कन्फिग्रेशन अचीव कर जाएगा। उसका एटॉमिक नंबर 2 है और वो नोबल गैस है। इट इज़ स्टेबल, रिएक्ट ही नहीं करना है, बिल्कुल शांत है, संतुष्ट है जीवन में। तो ऐसे में ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, ये अपने आसपास उसे ढूंढता है जो इसके जैसा है, जिसे भी ज़रूरत है खुद को संतुष्ट करने की। इसे मिला कार्बन। ये कार्बन के पास गया, कार्बन के पास हम जानते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जानते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ गया, हाइड्रोजन ने बोला मैं आ रहा हूँ, ये रहा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अब अगर हम हाइड्रोजन को स्टडी करें, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन कंप्लीट है, सॉरी हाइड्रोजन कंप्लीट है। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सारे हाइड्रोजन भी अपने आप में कंप्लीट हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर ये शेल स्टडी करूँ कार्बन का, तो 2, 4, 6, 8 कार्बन भी कंप्लीट है। ये स्ट्रक्चर है मीथेन का। ये 1 कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन के एटम 1 कार्बन के एटम से जुड़े हैं। इट इज़ CH4। ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये कोवलेंट कंपाउंड है। अपनी इस जादुई अदा से ये तमाम चीज़ों से रिलेशन बनाता है। एक समय में ही, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन से, कईयों से रिश्ते बना सकता है। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन सब जुड़ सकते हैं इसके साथ, इसे कोई दिक्कत नहीं। इन आदतों के कारण ये बहुत कुछ कर देता है। ओके, तो ये बड़ी मात्रा में इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंटल स्टेट पाया जाता है अपनी इस जादुई आदत के कारण। एक तो ये कंपाउंड्स बनाता है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, दूसरी इसकी ताकत है, कार्बन कार्बन के साथ बनाते ही जाता है बॉन्ड, इसे कैटेनेशन कहते हैं, बनाते ही जाओ। तो अपनी इस कलाकारी के कारण और इस दूसरी कलाकारी के कारण ये बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्म में हमें मिलता है। हम डोमिनेटेड हैं इसी से, सुबह से रात प्रभावित हैं इसी से। अब जब आप इसी से डोमिनेटेड हैं और इसी में रह रहे हैं, तो आपको पता है सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स इसी पर खड़े हैं। आपको पता है कार्बन को एलिमेंट ऑफ द लाइफ कहते हैं। आपको पता है कि जिस भी किसी ग्रह पर कभी जीवन होगा या मिलेगा या कभी था, कार्बन नहीं होगी तो नहीं होगा, होना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़रूरी है सूर्य की किरणों को अवशोषित करके, यानी कि किसी मैनर में इंटरफेयर करके उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उसी टेम्परेचर रेंज में आप जीवन को पॉसिबल पाते हैं, वरना तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्ले ना करे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं रह पाएगा। ऐसी ही चीज़ें चंद्र पे नहीं है, चांद पे ऐसी ही चीज़ें नहीं है, तो सुबह का और रात के टेम्परेचर का वेरिएशन 150 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है, 300 तक मिल सकता है इवन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ऐसे में ये एक जादू है कार्बन का। तो कार्बन इस तरह से बहुत कुछ बनाता है, एग्जिस्ट करता है। तो हमारी देह, हमारी काया, कोई एक शब्द में पूछे नाम बताओ, बोलना कार्बन। बोले कोई पूछे तुम्हारी देह, तुम्हारी काया, एलिमेंट बोलो, बोलना कार्बन। कार्बन ही है, जीवन का मूल है कार्बन। ओके, दैट्स ऑल। अब आगे समझा देते हैं। अब सुनो, एटमॉस्फेयर में कार्बन है, तो ये एक पौधा है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था, इस पौधे ने अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया और कई तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो आप सब जानते हैं, जैसे कि ग्लूकोज,
C6H12O6 बनाया ना, तो कई तरह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते रहते हैं ये लोग। तो ऐसे में कंपाउंड बना लिए। अब देखो यार, मुझे ये ड्राइंग मेरी आपको पता ही है, तो ये एक जानवर आया, जानवर समझ लेना है, पूंछ है, सब कुछ है, जानवर आया और इसने पौधा खाया। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। इन्होंने एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसे यूटिलाइज़ किया, अपना फूड बनाया, और उस जानवर ने आके उस घास को खाया। अब आप बैठे हैं, आप या तो सीधा साग बना के घास खा जाओ या चुप करके जानवर खा जाओ, बीट एनीथिंग, दोनों में से जो भी खाओगे आपके अंदर भी कार्बन जाएगा, है ना। तो पेड़ पौधों ने, वनस्पतियों ने, वेजिटेशन ने एटमॉस्फेयर में व्याप्त यानी कि प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाया, तो उनमें कार्बन गया, उनका बिल्डिंग ब्लॉक कार्बन है यार। तभी तो कह रहे हैं कि जब लकड़ी जलाएंगे कार्बन एमिशन कैसे होता है, कार्बन निकलता है तभी तो ऑक्सीजन के साथ मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाता है कि नहीं। और इसलिए तो कहते हैं और पेड़ लगाओ और कार्बन सीक्वेस्ट कर लेंगे, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। पेड़ जितने लगे उतना एटमॉस्फेयर से वो कार्बन खींचेंगे, अपने अंदर स्टॉक करेंगे। और जंगल जितने जल रहे हैं, एक तो वनस्पति घट रही है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रहा है। तो ये कहानी है। तो आप इसे ही खा जाते हैं, आपके अंदर भी चला जाता है वो। मतलब किसी समय में कोई भी जो व्यक्ति लिविंग रहा हो, पेड़ पौधा, चूहा बिल्ली चिड़ी, कुछ भी, पत्ती, वो सब में कार्बन था, सब में कार्बन था, उसी की वजह से जिंदा थे। ओके, अब अचानक एक दिन मौत हो गई, मृत्यु, खत्म, डेड। और डेड चीज़ों को ही पता लगाना है हमने, जो खोद खोद के निकल रही हैं। डेड चीज़ कैसी नायाब होती है, समझो। अब आओ एक चीज़ और समझाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये जो हमने तब से कार्बन की बात कर रहे हैं, एलिमेंट कार्बन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, इसका मतलब क्या है? 6 एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। ये सिर्फ ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता है, आई बात समझ में। इसके और भाई बहन हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। वो ऐसे हो सकते हैं C6 13, C6 14। पता ये कौन है? ये दोनों, ये आइसोटोप हैं। आइसोटोप, टोप मने शेयरिंग द सेम पोजीशन। एटॉमिक नंबर तो इन सब का भी 6 ही है, 666। इनके मास नंबर में फ़र्क है। और एटॉमिक नंबर क्या है? पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, तो टॉप पे बैठा रहता है। कार्बन का 6 है तो 6वें नंबर पे पोजीशन ही है, आइसोटोप। ओके, तो आइसोटोप वो जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब मोटा मोटी कहानी, प्रोटॉन वही रहेंगे सेम, और एटॉमिक नंबर से आपको आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। C14, C13 और C12 केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी इनकी, समझ में आई बात। लेकिन इनमें फ़र्क होता है। C14 अगर मैं यहाँ पर देखूँ C12 के मुकाबले काफ़ी अनस्टेबल होगा। C12 इज़ हाईली स्टेबल, मैं बता दूंगा क्यों है स्टेबल, बट ये काफ़ी अनस्टेबल होगा। तो अब सब डिलीट करके 2 ही मान के चलते हैं। एक आप मान करके चलिए कार्बन 12, एक है कार्बन 14। कार्बन 12 जो हमारा फेवरेट है, चिल में रहता है, स्टेबल रहता है, कोई दिक्कत ज़िंदगी में करता नहीं है। कारण उसका है एक खास, कारण क्या है? जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में 6 ही प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है, चिल में रहता है, कहता लाइफ मेरी सेट। लेकिन दूसरी तरफ उसका आइसोटोप C14 रेडियो एक्टिव है। समझाएंगे रेडियो एक्टिव क्या? ये रेडियो एक्टिव है, ये अनस्टेबल है, ऊर्जा संतुलित नहीं है, शांत नहीं रहता, इसे कुछ ना कुछ करना ही रहना है, अनस्टेबल है। मैंने बताया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये, देना बना के बताते हैं कि ये रेडियो एक्टिव कैसे हुआ, वाई इट इज़ रेडियो एक्टिव। ठीक है, उस पर आए, पहले बताएं ये कैसे बना, ये किसने बना के छोड़ दिया हवा में, उसके लिए समझना पड़ेगा। उसके लिए समझते हैं इसे। प्रकृति ने तुम्हें जीवन देने के लिए पता कितना कुछ किया है, तुम उसे भी पहचानो। अगर साइंस के माध्यम से इस तरह से प्रकृति को समझो तो तुम दिन रात उसकी वंदना करोगे। आई बात समझ में? गुरु गोविंद सिंह जी, अकाल उस्तत,
कैसे प्रेज की है, कैसे उस्तत की है अकाल की, भव्य है वो, कभी पढ़िए जानिए तो पता चले। तो ये पृथ्वी है, अर्थ, मान लीजिए ये उसका एटमॉस्फेयर है, ये है हमारे सन, जीवन देने वाले। अब यहाँ से ये तो हमें जो मिल रही है सन की रेज, ये तो आ ही रही, विजिबल लाइट, समझ ही रहे हैं, ओके। लेकिन बहुत सारी इस कॉस्मोस से कॉस्मिक एनर्जी भी आती है हमारी पृथ्वी की तरफ, और वो कॉस्मिक एनर्जी कुछ इस मैनर में डील करती है एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे इन एलिमेंट्स के साथ, कि सपोज करिए वो उन्हें इस मैनर में आ करके हिट करती है कि फ्री न्यूट्रॉन क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? फ्री न्यूट्रॉन्स। कॉस्मिक एनर्जी उन्हें हिट करती है, अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में, तमाम पार्टिकल्स की फॉर्म में हिट करती है, न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। ये न्यूट्रॉन चाहिए था हमें। और अब ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन एग्जिस्ट कर रहा है? नाइट्रोजन। ऑलमोस्ट 78% भरा पड़ा है पूरा, भर भर के जहाँ जिधर जाओ यही मिलता है। अब ये क्या करते हैं? ये फ्री कॉस्मिक एनर्जी से पैदा हुए न्यूट्रॉन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। एटॉमिक नंबर 7। तो मतलब मोटा मोटी अगर देखें तो 7 यहाँ लिखेंगे, n यहाँ लिखेंगे, 7 प्रोटॉन होंगे तो 7 ही न्यूट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। आइडली तो यही हमें दिख रहा है, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, मैंने मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7। ज़िंदगी ऐसी होती नहीं, ज़िंदगी अलग होगी अभी इसकी। वापस न्यूक्लियस पे ही आ जाते हैं। 7 प्रोटॉन आप बता रहे हैं, 7 न्यूट्रॉन आप बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं आप। वो होगा ये, ध्यान से समझो, कि जब उधर से न्यूट्रॉन आ करके बजेंगे, इसको, इस नाइट्रोजन ही मिल रहा है न्यूट्रॉनों को, न्यूट्रॉन कह रहे हैं किसे अटैक मारें, कॉस्मिक एनर्जी ने हमें पैदा कर दिया, अब हम किसको क्या करें। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना जिससे बिजली बनाते हैं, उनमें भी कुछ ऐसा करते हैं हम, न्यूक्लियर एक्शन इनिशिएट कराने के लिए। 1 से 3, 3 से 9, 9 इस तरह से चेन बनती जाती है। तो वो न्यूट्रॉन जब आकर के इसे हिट करेंगे थड़ा, तो कुछ बदलाव होंगे। वो क्या? इसका एक प्रोटॉन उड़ा देंगे, नाइट्रोजन का एक प्रोटॉन क्या करेंगे? उड़ा देंगे। और किस में बदल देंगे? एक प्रोटॉन उड़ा करके न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 6, प्रोटॉन हो गए 7 से 6, न्यूट्रॉन हो गए 7 से 8। प्रोटॉन कितने हो गए? 7 से 6, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7 से 8। 8 और 6 कितना होता है? 14। और जिसका यहाँ 6 लिखा हो वो कौन सा एलिमेंट होता है? तो C लिख दूं यहाँ पे। 6 + 8 कितने होते हैं? 14 लिख दूं यहाँ पे। कैसे बन रहा है C14? क्लियर हो गया? कैसे अस्तित्व में आ रहा है ये? कॉस्मिक एनर्जी की मदद से। ऐसे नाइट्रोजन का जादुई तरह से प्रकृति प्रयोग करके कार्बन 14 आइसोटोप बनाते जा रही है। कहते बनते जा। अब कार्बन से खुद तो बनाने में रहा, नाइट्रोजन से ही बनाएंगे भाई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? बन गया नाइट्रोजन से कार्बन। क्यों? केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे ही नीचे प्रोटॉन 6 हो गए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई। और ये भी ऐसा नहीं रहेगा, कार्बन 14 भी ना, ये किसी को खत्म करके अस्तित्व में आया है, इसको खत्म होके एक और नए अस्तित्व को जन्म देना, ये बदलता जाएगा, देखना। इसे डिके कहते हैं, इसे क्षय होना कहते हैं। जैसे चंद्र को क्षय रोग लगा है, दक्ष ने श्राप दे दिया था, ऐसा कहते हैं। तो वो घटता है 14 दिन, फिर बनता है। ऐसे ये भी घटते हैं, इसे डिके कहते हैं। मरना, धीरे धीरे मरना, कुछ और बनते जाना, ये ना रहना, कुछ और हो जाना। वहाँ पे आके ढूंढेंगे पहले कितने सारे होंगे, लेकिन अब बहुत थोड़े से रह गए, कुछ और मिलेगा वहाँ पे। ओके, दैट्स ऑल। तो इस तरह से कॉस्मिक एनर्जी के इफेक्ट से जब वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हिट करेंगे आ करके नाइट्रोजन को, तो अल्टीमेटली वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंजेस आएंगे। 7 प्रोटॉन से 6 प्रोटॉन हो जाएंगे, और 7 न्यूट्रॉन से 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से 7 + 8 14, ये कि मास नंबर होगा इस नाइट्रोजन का, जो कि अब नाइट्रोजन रहेगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन हो गए 6, तो ये हो गया कार्बन।
तो प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 14, तो ये हो गया डन। तो एक कार्बन 12, एक कार्बन 14, ये समझ में आ गया। तो इस तरह से मेरे बच्चों सेम केमिकल प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला कार्बन 666 सब में सेम ही चल रहा है। तो कार्बन जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे प्लेनेट में, उसमें कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। और आपके अंदर जो कार्बन जा रहा है उसमें ये सारे जा रहे हैं, उसमें ये सारे जा रहे हैं। ओके, आपकी बॉडी के अंदर ये सब जा रहे हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, ये साइंटिस्टों ने पता लगा लिया। एटमॉस्फेयर में इसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ये साइंटिस्टों को पता लग गया। साइंटिस्ट कहते हैं डन। तो जिस प्रोपोर्शन में एटमॉस्फेयर में है, यानी कि आपके हाथ में नींबू पानी का गिलास है, अब उसमें जिस प्रोपोर्शन में नमक, चीनी और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और नींबू का रस, एसिड, उसी प्रोपोर्शन में आपकी बॉडी में भी जाएंगे। आप नींबू पानी पीते ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने चुस्की मार के नींबू का रस और नमक ज़्यादा खींचा है और इस गिलास का टेस्ट करा लेना, इसमें चीनी और पानी ज़्यादा बचा है, जा टेस्ट करा। चपेड़े पड़ेंगे बहुत, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर क्रिएट हो रखा है। सेम जरा से भी बूंद पानी की उसकी ले लो, सेम ही माल मिलेगा, तो प्रोपोर्शन वही मिलेगा। चाहे किसी ने ऊपर से एक घूंट पिया, चाहे किसी ने नीचे टड़क करके कांच का गिलास तोड़ के नीचे से पिया, वो बराबर मिलेगा सब। हाँ, वो बात अलग है, अच्छे से चीनी नमक घुला होना चाहिए। कई शैतान आदमी नीचे ज़्यादा छोड़ दें, तो पूरा घुला होना चाहिए, फिर बराबर ही मिलेगा। तो इसलिए कभी आप ऊपर का जब आप पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सबको बराबर टेस्ट, कंसिस्टेंसी सेम। कोको कोला पहले घूंट से आखिरी घूंट तक सेम। ऐसे नहीं लास्ट वाला कहता मिन्नू मिली असली कोक, तू तो ऊपर वाली पी ली, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ये जो कार्बन है उसमें C14 C12 का प्रोपोर्शन पता है हमें और वो फिक्स्ड है। तो जैसे एटमॉस्फेयर में है, जैसे ग्लास में नींबू का रस था और हमने पिया तो उसी प्रोपोर्शन में गया, तो हमारी बॉडी में पेड़ों ने लिया, पेड़ों को हमने खाया, तो बॉडी में भी C12 और C14 का वो प्रोपोर्शन उसी अमाउंट में होगा जिस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में है। हमें अमाउंट एटमॉस्फेयर में अगर पता चल गया तो बॉडी वाला भी पता लग गया, और वो साइंटिस्टों को पता है। अब कैसे पता है? उनकी मेहनत है भाई, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। अब साइंटिस्टों को तो नहीं पता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है तो क्यों है, वो हमें पता है, हमने पता लगाया है। ऐसे उन्होंने भी कुछ पता लगाया, उन्होंने हमें सिखा दिया, हमने उतना सीख लिया। ज़्यादा इधर साइंटिस्ट बनना नहीं, बस वो पता है। अब कितना होगा ये मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल फिगर बताता हूँ। हाइपोथेटिकली सोचो, इतना है कि जैसे कि 10 यूनिट 10 यूनिट्स मान लो C12 के, तो हर जो 10 यूनिट हैं C12 के, उसके लिए 5 यूनिट्स C14 के, ऐसा मान लो। डन हो गया? 10 यूनिट C12 के तो 5 यूनिट C14 के, इस प्रोपोर्शन में एटमॉस्फेयर में, और ऐसे ही आपकी बॉडी में घुस जाता है। आप जिंदा हैं तो आप क्या कर रहे हैं ऑल द टाइम? आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। इनटेक आउटगोइंग, इनटेक आउटगोइंग, ये चल रहा है। डन। मृत व्यक्ति ये क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए मृत है। डेड बॉडी ये नहीं कर सकती, अगर ये एक्सचेंजेस करवाने लग जाए आप उससे किसी तरह से, जिंदा हो जाएगा। ये करने का बल आत्मा से मिलता है, आत्मा ही निकल जाती है फुर्र, और बस जब आत्मा नहीं शरीर में, शरीर ढेर। ओके, तो आत्मा जीवन का आधार है, ऐसा फिलॉसफी कहती है। बस आत्मा यही वाला तिकड़म भिड़ा पा रही है, ये वाला, वो कोई मशीन नहीं करा पा रही अब तक। वेंटिलेटर पे लगाते हैं कि सांसें चलती रहें, सांसें चलती रहें मतलब यही होता रहे ना, कार्बन मेंटेन रखो ना, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन लेवल मेंटेन, वो इसीलिए रख रहे हो कि बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं ग्लूकोज के, टूट टूट करके मिलेंगे जा करके सेलों को, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। खेल तो सारा कार्बन का ही था। इधर से ऑक्सीजन ले रहे हो, उधर से बॉडी में कहीं से कार्बन जा नहीं रहा, मतलब कि ग्लूकोज ना चढ़ा रहे हैं ना रोटी खा रहे हैं, लेते रहो फिर ऑक्सीजन, बैठे रहो फिर, जिंदा रह लेना उसके दम पे, ऐसा नहीं है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन
हो रहा है, लेकिन हो रहा है ग्लूकोज पे। ये मेन कहानी है, और वो सेलों को मिल रहा है, एनर्जी दे रहा है। ओके, तो बॉडी के अंदर जब ये फिक्स प्रोपोर्शन में गया, बॉडी गई डेड। अब होता क्या उसके बाद कि ये जो C14 था, इसमें एक जादू देखा था। प्रोटॉन थे 6, न्यूट्रॉन थे 8। भाई प्रोटॉन से जब ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे या प्रोटॉन से जब कम न्यूट्रॉन होंगे? कम भी होते हैं। फ्लोरीन के बहुत सारे आइसोटोप हैं भाई, जाके पढ़ लेना, देख लेना वादू। तो प्रोटॉन से जब ज़्यादा न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन से जब कम न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस ही अनस्टेबल हो रखा है, नॉट स्टेबल। कुछ भी करके स्टेबल होना है। और कैसे स्टेबल होना है? खुद न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस से पार्टिकल्स एमिट होने लगते हैं। पार्टिकल्स एमिट होना और न्यूक्लियस में इन नंबर्स में वेरिएशंस आना, किसी भी तरह से ये चेंज होना जरूरी है। पार्टिकल्स एमिट होंगे तो ये मान लो 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 बैलेंस स्टेबल। ये 8 ही है, ये मान लो 7 हो जाएगा, ये मान लो 8 हो जाएगा, 8 बैलेंस स्टेबल। इन नंबरों में चेंजेस होंगे। न्यूक्लियस उस स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहेगा, पार्टिकल्स एमिट होंगे, वो अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो, पार्टिकल्स विल एमिट। तो ये जो एमिशन ऑफ द पार्टिकल है, या सिंपल यार एनर्जी इज अनबैलेंस ना भाई, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। सो एक्स्ट्रा रिलीज करें, गुब्बारा ज़्यादा फूल गया, थोड़ी हवा निकालनी पड़ेगी वरना फट जाएगा। थोड़ी कम है तो चमकेगा नहीं। तो वो जो हमने हवा निकाली, एमिशन, अल्टीमेटली ये क्या हुआ है, कोई चीज़ कहीं से गई है, निकली है, रेडिएट, इट इज़ रेडिएशन, इट इज़ रेडिएशन। तो ये इस तरह के जो आइसोटोप्स हैं, ये रेडिएशन करते हैं, ये पार्टिकल्स एमिट करते हैं, एनर्जी एमिट कर रहे हैं, इसलिए दे आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और जैसे जैसे एमिशन कर रहे हैं, फॉर्म बदल रही है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलाव आ रहा है तो फॉर्म चेंज हो रही है ना। तो इस वजह से ये जो थे वो नहीं रह रहे हैं, इसलिए ये डिके हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, इसे डिके होना कहते हैं। तो इसे रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। दे आर एक्टिव इन रेडिएशन सेट, दैट्स व्हाई दे आर डिकेइंग। इट्स रेडियो एक्टिव डिके, सिंपल। मैं अभी करके बता देता हूँ। ये देखिए, न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 6, एमिशन स्टार्टेड, पार्टिकल्स एमिट होने शुरू हो गए। प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7, नाउ इट इज नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन? 7 14, नो मोर कार्बन 14। कार्बन 14 मरा, नाइट्रोजन जन्मा, डिके। इसे क्या कहते हैं? डिके। वो मर गया, नया पैदा हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन ने अपनी बलियां दे दे के इसे जन्म दिया था पहले, अब इसकी बलि लगेगी, वो पैदा होगा। प्रकृति के निमित्त सबकी बलि चढ़ेगी। प्रकृति को बनाए रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए इस बड़े भव्य यज्ञ कुंड में सबको जाना है। ये बात याद रखना। जो जब अस्तित्व में आया है किसी कारण से आया है, और जो जब अस्तित्व विहीन हो जाएगा किसी कारण से होगा। जब अस्तित्व में आया था उसके पहले भी जीवन था, योग्यता थी, तो वो ये ना समझे कि जीवन उसके कारण है। जब वो चला जाएगा जीवन उसके बाद भी होगा, योग्यता उसके बाद भी होगी। इस साइकिल के परे होकर के जो देख रहा है वो निर्वाण पे खड़ा है। बुद्ध वहीं खड़े होने को कहते हैं कि विटनेस दिस। नाइट्रोजन को पहले C14 में आता देखो, C14 को फिर नाइट्रोजन में जाते देखो, विटनेस करो। खुद को अस्तित्व में आते देखो और खुद को अस्तित्व विहीन होते देखो, विटनेस करो। भोगने से अच्छा विटनेस करो, देखना सीखो, भोगो मत, बाहर खड़े रहो। दैट इज द सिस्टम। ओके, पर इतना समझ आ गया? बुद्ध नहीं बनने में जाना अभी, पहले ये बन जाओ बोधिसत्व। रेडिएशन, एमिशन ऑफ एनर्जी, पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, डिके, डन। तो बॉडी जब तक तो अलाइव है तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। जितना कम हो रहा है उतना माल लोड हो रहा है, फिर से इनटेक बना हुआ है ना, एक्सचेंज। फुल बॉडी सेटल, तभी कहते हैं एक्सरसाइज करो, बॉडी सभी ऑर्गन बढ़िया रखो कि एक्सचेंज अच्छा होगा। जितना अच्छा एक्सचेंज होगा सब बैलेंस रहेगा बॉडी के अंदर। जब लेकिन इम्बैलेंस क्रिएट होगा तब कहते हैं कुछ कुछ हो रहा है।
दवाइयाँ खिलाते हैं डॉक्टर, केमिकल बैलेंस करते हैं, कहते हैं जल्दी से अच्छे से फेफड़े, अच्छे से लिवर, अच्छे से गुर्दा, पेट, सब अच्छे से मेटाबॉलिज्म काम करे ताकि ये सराउंडिंग से गैसेस अच्छे से एक्सचेंज करे। प्राणायाम इसे सीधे ही शरीर और आत्मा की तैयारी से तैयार कर देता है। इसलिए बॉडी के वाइटल फंक्शंस बने रहने जरूरी हैं, क्योंकि लाइफ फंक्शंस हैं वो, देयर लाइफ फंक्शंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म, जिसका सबसे अहम अंग है डाइजेशन। इट्स अ लाइफ फंक्शन। जिसका यही बिगड़ जाए, चमड़ी, बाल, आंखों का सिस्टम, बॉडी, पर्सनैलिटी, एनर्जी सब खत्म, फटीग सब उड़ जाता है, चेहरे से नूर उड़ जाता है। तो फिलॉसफी में कहते हैं इसका ओजस तत्व खत्म हो गया, इसमें अब वो तेजस नहीं। लेकिन जब बना रहे तो तेजस्वी बना रहता है आदमी। ओके, डेड बॉडी के अंदर क्या है कि दोनों गए, C12 C14 जब अलाइव था तब दोनों गए, लेकिन जिंदा रहते दोनों मेंटेन हो रहे थे रेगुलर। बॉडी डेड हो गई, C12 स्टेबल था, ये शरीर में रहेगा। जैसे ही शरीर मरा, C14 अनस्टेबल है, वो कहता मैं नहीं रह सकता इस तरह से, मुझे लगातार रिप्लेनिश करना जरूरी है। पर ये तो बॉडी मर गई, मेरा डिके स्टार्ट, मैं बाहर निकलना चालू, मैं मरना चालू, मैं ख़त्म होना चालू। C14 डिके होने लगता है। इसके डिके होने का रेट हमें पता है, इसके डिके होने का रेट साइंटिस्टों को पता है। और वो रेट क्या है? इसकी हाफ लाइफ, ये 5730 ईयर्स में आधा ख़त्म हो जाता है, आधा ख़त्म हो जाता है। ये इसकी हाफ लाइफ 5730 वर्षों में ये आधा फुर्र हो जाता है। ओके, और ले हो गया काम। फिर हमने निकाल ली किसी चीज़ की भी उम्र। अब आपके सामने एक कंकाल पड़ा है, उसका दांत, बाल, बॉडी, हड्डी कुछ भी दे दी साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट ने बोला कि कार्बन डेटिंग से इसका पता लगा लेंगे, क्योंकि कभी तो जिंदा ही था, तो ऑर्गेनिक था मैटर, तो इसमें कार्बन तो था ही था, अभी इसको सेट कर देते हैं। तो क्या करेगा? तो सपोज करो कि जब आप अलाइव थे, जिंदा थे, 10 यूनिट कार्बन 12 के थे, 5 यूनिट कार्बन 14 के थे। बॉडी बिल्कुल टनाटन, इतना ही एटमॉस्फेयर में होता है, इतना ही शरीर में। साइंटिस्टों को ये पता है। केस 1 था ये, C1। C2 बॉडी डेड, अभी जस्ट डेड हुई, अभी तो नहीं मार सकते, मतलब एकदम से वो वेट ही कर रहे हैं। C14 के डेड हो गया, मुड़े जस्ट डेड, 1 सेकेंड बिफोर डेड, डॉक्टर डिक्लेयर नो मोर। केस 2 10 C12 के, 5 C14 के, जस्ट डेड, बट अब डेड हुए थोड़ा सा टाइम हो रहा है, थोड़ा टाइम हो रहा है। तो केस 3 10 C12 के, 4 C14 के। साइंटिस्ट आए और देखा प्रोपोर्शन क्या है इसकी बॉडी में, कहते सर C12 10 C14 4। कहते ओके नेक्स्ट। सर समय और बढ़ा, सर C12 10, सर C14 3। ओके आगे, सर C12 10, सर C14, सर 2.5। कहते ऑलमोस्ट हाफ, समवेयर अराउंड 5730 ईयर्स ओल्ड। 5750 साल पुराना, 30 साल पुराना है ये, क्योंकि C10 के मुकाबले जो C14 है वो इतना पाया जा रहा है, प्रोपोर्शन में इतनी वेरिएशन आ गई है। और हाफ लाइफ 5730 वर्ष की इसकी होती है, तो ये लगभग इतनी उम्र है इसकी। जाओ सरकार को बता दो कि ये 5700 ओल्ड फॉसिल है, 5700 ईयर ओल्ड फॉसिल है, लकड़ी है, पत्ता है, कुछ भी है, इतना है। चिल्लम चिल्ली मच गई चारों तरफ, कहते वाह 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 वाह, दैट्स ऑल। जिंदगी मजे में। अब इससे ज़्यादा क्या समझाऊं मैं, तो तुमको लगा भी और समझाए। साइंस के कॉन्सेप्ट की खासियत है, और ज़्यादा समझो तो उलझाओगे, ये बहुत है, इसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये नीचे वाला होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी के अनुपात में उसे समझ रहे हैं ना। कोई तो रेंज हो जिसके रेंज में समझें, इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट। कितने बजे कोई आदमी कहीं से चलना शुरू हुआ, कितने बजे वहां पहुंचा, भाई इनिशियल लास्ट कोई पॉइंट तो होता है, रेफरेंस पॉइंट, यही है वो रेफरेंस। C12 का खेल यही था, इसी की रेफरेंस में है, तो हमने उसका प्रोपोर्शन जाना, और हमने जाना कि इसके 10 तो उसके 5,
ये डेड बॉडी के अंदर, इसके 10 बने के बने पड़े हैं, उसके 5 घट के 2.5 हो गए। अब और आधा 1.25, नीचे C12 10, ये C14 1.2, आधे से और आधा 5730 साल और जुड़ गए। इस तरह से हाफ होगा, मतलब 2.5 से सीधा 0 मत ले जाना, ये कांड मत कर देना, फिर फंस जाओगे। पहले 1/2 था, 1/4 हो गया ना, आधा और फिर और उसका आधा। हाफ साइकिल ऐसे काम करता है, समझ रहे हो बात? ऐसे 0 में जाएगा ये। फिर इस तरह से हम लगभग किसी भी चीज़ की ऐसा अलग अलग जगह पे फिगर पड़ेगी, मिलेगी, 50 to 60,000 ईयर्स तक का पता लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 50 to 60,000 ईयर्स तक की लाइफ पता लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके आगे के लिए फिर दूसरी टेक्निक्स हैं। ओके, पत्थरों पुत्थरों चट्टानों चुट्टानों को पता लगाना हो तो यूरेनियम डिके ज़्यादातर यूज़ होता है। कौन यूज़ होता है? यूरेनियम डिके यूज़ होता है। फिर और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वैसे मैं आपको बता दूं, पर आज के लेक्चर में हमारा वो मैटर नहीं था। सारी कहानी ख़त्म करके हम बस यहाँ पर आ गए। अब कोई एक लाइन में MCQ पूछे तो कहानी इतनी सी थी कि बॉडी में कार्बन है, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप के लेवल पे सेम रहती हैं, बट अल्टीमेटली डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में कार्बन है। एक डोमिनेटिंग C12 है, एक डोमिनेटिंग C14 है। C12 क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, वो स्टेबल है, वो डिके नहीं होता है, वो बॉडी में एज इट इज़ रहेगा। तो हमें पता है कि कितनी मात्रा में रहेगा, उसकी मात्रा पता है हमें, यूनिट्स क्लियर हैं। उसके प्रोपोर्शन में C14 एटमॉस्फेयर में और सिमिलरली फिर बॉडी में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, उसके भी यूनिट्स क्लियर हैं। बट ये डिके करता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है और इसको डिके होना ही है, और हमें इसके डिके रेट का पता है। और डिके रेट ये कहता है कि ये आधा ख़त्म हो जाता है 5730 साल में। तो हमने प्रोपोर्शन जब पता लगा लिया तो आधे के मुकाबले कितना है अभी पता लगा लो। आधा होना है 5730 साल में, और टोटल यूनिट थे 5 और हुआ है अभी 4, तो 2.5 हो जाता तो 5730 हो जाते, बट हुआ है अभी 4। उस 5730 की फिगर को यूज़ करके पता लगा लो कि 5 से 4 रह गया तो कितना है ना। कोई चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ की उम्र है 100, वो आधी होगी तो होगा 50, वो आधी होगी तो होगा 50, पर अभी 0.25 ही घटी है तो कितनी हो गई है? 25। सिंपल, उस हिसाब से हमने पता लगा लिया। 5 वर्ष मने 5 यूनिट मने 100, 5 यूनिट मने 100 है कि नहीं। तो अल्टीमेटली 1/5 कितना हुआ, 1/4 कितना हुआ, 1/3 कितना, 1/2, 1/1, यू कैन फाइंड आउट। इस तरह से हम वो पता लगा देते हैं, क्योंकि हमें कार्बन 14 आइसोटोप का हाफ लाइफ फिगर क्लियर है, मतलब डिके रेट क्लियर है, और हमें एटमॉस्फेयर में कार्बन 12 और कार्बन 14 का प्रोपोर्शन क्लियर है, बॉडी में भी वो उसी प्रोपोर्शन में होता है, और दोनों की प्रॉपर्टी पता है कि C12 स्टेबल है, वो फिक्स्ड रहेगा डेड बॉडी में, और ये डिके कर जाएगा। एक समय के बाद जब ये पूरा डिके हो जाए, चिल्लम चिल्ल मच जाए, उसके बाद मुर्दा उखाड़ने पहुँचे हो, वे पता चलना नहीं, क्योंकि कार्बन 12 तो है, कहते हैं कार्बन 14 पता नहीं किस जमाने का उड़ा हो गया, उड़ गई पूरी शराब, पुर्र, अब तो नहीं पता। शराब उड़ रही हो तो कोई बाटली में पकड़े भी, बाटली खाली पड़ी है सदियों से, पता ही नहीं कब उड़ गई। जब आदमी निकल गया तो रंगे हाथों पकड़ लो तो पकड़ लो। कार्बन 14 रंगे हाथों पकड़ा गया तो पकड़ा गया, एक बार निकल गया तो निकल गया। ऋतिक रोशन की तरह है धूम फिल्म की। ओके, ये चीज़ है। तो इसीलिए जिनमें पूरा उड़ जाता है उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि फिर पता नहीं लग पाता कि एग्जैक्ट कब उड़ा होगा फाइनल वाला, और जिनके पीछे चले जाएं, जो इतने वर्षों पुराने हैं कि इस हाफ लाइफ साइकिल फिगर से वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो उनका भी नहीं पता लगा सकते आप। ओके, वो बहुत वर्ष, वो मतलब लगभग अगर आप देखें तो मनुष्य के रूप में जीवन जिस तरह से आज आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 लाख वर्ष पहले, 6 करोड़ वर्षों पहले तो डायनासोरों का एंड हुआ है ना। अब तब का कोई जीवाश्म मिल गया, लेके बैठे हुए वो डायनासोर और कर रहे उसकी कार्बन डेटिंग, तो 6 करोड़, ये पता लगाता है 50,000 तक की चीज़ों का ही, तो इतना पुराना नहीं पता लगेगा भैया, उसके लिए और भी मेथड है। इतना क्लियर हो गया? एंजॉय द लाइफ, यही था कार्बन डेटिंग मेथड। ओके, बाय, टाटा।